नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। चंडीगढ़ के हाई प्रोफाइल वर्णिका छेड़छाड़ मामले में हरियाणा बीजेपी के चीफ सुभाष बराला के साहबजादे विकास बराला और उसके दोस्त आशीष को चंडीगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वारदात के बाद ये दूसरा मौका है जब दोनों गिरफ्तार किए गए हैं। इससे पहले घटना के फौरन बाद दोनों को पकड़ने के कुछ ही देर के अंदर पुलिस ने उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया था और बाद में जब मामले ने तूल पकड़ा, पुलिस ने दोनों को पूछताछ के लिए नोटिस भेजा और थाने पहुंचने पर दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। पहले पीड़ित लड़की की शिकायत। हमेशा मेरी राइट साइड पे रहे, मैंने कहीं भी मुड़ने की कोशिश की तो उन्हें मुझे मुड़ने नहीं दिया। एक बारी तो उन्होंने मेरी रोड ब्लॉक कर दी। फिर सीसीटीवी कैमरे का सबूत। उसके बाद बराला खानदान पर एक और आरोप। मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया कि जो गलत हुआ है उसका तो हम हिसाब लेके रहेंगे, चाहे वो मंत्री का बेटा हो या फिर नॉर्मल हो। और अब बराला के घर के बाहर चस्पा ये कानूनी नोटिस। ये हमने रिसीव कर लिया है और हम इसका सम्मान कर रहे हैं। वर्णिका छेड़छाड़ मामले में बराला परिवार पर कानून का शिकंजा ऐसा कसा कि 5 रोज गुजरते गुजरते मामले के दोनों आरोपियों को थाने में सरेंडर करना पड़ा और दोनों दूसरी बार गिरफ्तार भी हो गए। बुधवार की दोपहर विकास बराला और उसके दोस्त आशीष ने पूछताछ का नोटिस मिलने पर चंडीगढ़ के ही सेक्टर 26 के थाने में सरेंडर किया, जहां दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। इससे पहले बराला और पुलिस के बीच जारी लुकाछिपी में चंडीगढ़ पुलिस ने उसके मकान के बाहर ये नोटिस भी चिपका दिया था। छेड़छाड़ मामले में विकास बराला पर कसा शिकंजा। विकास और उसके दोस्त को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस के नोटिस पर सेक्टर 26 थाने में पेश हुए थे दोनों। चंडीगढ़ पुलिस ने घर के बाहर चिपकाया था नोटिस। इससे पहले विकास बराला के पिता और हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष सुभाष बराला ने पार्टी की छत्रछाया में ही पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि उनका बेटा जल्द ही पुलिस के सामने पेश होगा। हालांकि इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बराला के मोबाइल फोन पर उनके बेटे विकास की कॉल आने की बात कही गई और बराला प्रेस कॉन्फ्रेंस बीच में ही छोड़कर उठ खड़े हुए। अगर इस केस में मेरे खुद के बेटे का जिस प्रकार से नाम आया है और वो तफ्तीश में शामिल है, अगर कहीं कोई पुलिस की जांच या उस बेटी के बयान के आधार पर कोई कार्रवाई होती है तो कानून उसके ऊपर डट करके कार्रवाई करे। अच्छा, एक मिनट प्लीज, विकास का फोन है। हेलो हेलो हेलो, एक बार हेलो 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 हेलो, एक बार साइड में बात। अरे कहाँ पहुँच गए? हेलो हेलो हेलो। इससे पहले पुलिस विकास के नाम नोटिस लेकर उसके घर पहुंची थी, लेकिन उसे न तो विकास मिला और न ही घर के दूसरे लोग। ऐसे में उसके पास घर के बाहर नोटिस चिपकाने के सिवाय और कोई चारा भी नहीं था। बुधवार की सुबह करीब 8 बजे चिपकाए गए इस नोटिस में विकास बराला को सुबह 11 बजे पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन में हाजिर होने को कहा गया था। आशीष ने सम्मन रिसीव किया। हमारे साथ कृष्ण कुमार हैं जो कि पीए हैं बराला साहब के, उनके रिश्तेदार में। कृष्ण जी, ये कहा जा रहा है कि ये सम्मन रिसीव नहीं किया किसी ने यहाँ पर। ऐसा है जी, ये रिसीव हो चुका है। और दूसरी बात आपके लिए, अगर आपने और ज्यादा कंफर्म करना है तो एक ये जो नोटिस है, ये मैं बिल्कुल आपके सामने ये क्लियर करता हूँ, ये हमने रिसीव कर लिया है। उधर चंडीगढ़ पुलिस ने बुधवार को फिर ये दावा किया कि वो इस मामले में पीड़ित लड़की वर्णिका को इंसाफ दिलाकर रहेंगे। चंडीगढ़ पुलिस के आईजी तेजिंदर लूथरा की माने तो पुलिस ने अब तक इस सिलसिले में 6 ऐसे सीसीटीवी फुटेज हासिल किए हैं जिसमें विकास की कार वर्णिका की कार के पीछे भागती हुई दिखाई दे रही है और ये एक अहम सबूत है। हमारे पास 6 सीसीटीवी की फुटेज है और हमारे पास सफिशिएंट फुटेज है ये जानने के लिए कि इस लड़की को पीछा किया जा रहा था। विकास के कजन कुलदीप और विक्रम समेत उनके परिवार के लिए भी नए सिरे से मुश्किलों की शुरुआत हो गई है। कुलदीप पर अपहरण और छेड़छाड़ का इल्जाम लगाने वाली लड़की ने कहा है कि उसे वर्णिका को देखकर हौसला मिला है और अब वो भी अपने गुनहगारों का इंसाफ चाहती है।
मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया कि जो गलत हुआ है उसका तो हम हिसाब लेके रहेंगे, चाहे वो मंत्री का बेटा हो या फिर नॉर्मल हो, हमें तो इंसाफ चाहिए बस। वर्णिका को देख के ही मुझे हिम्मत मिली कि जैसे इस लड़की की तो कोई मिस्टेक भी नहीं थी, वो तो सिर्फ अपने मजे से ही आ रही थी अपने घर पे, तो फिर उसी को देखकर मुझे थोड़ी सी सपोर्ट हुआ ताकि मैं भी आगे बढ़ सकूं और अपनी लड़ाई लड़ सकूं। जाहिर है छेड़छाड़ के इस मामले में फिलहाल विकास और उसका दोस्त तो गिरफ्तार हो गया है, लेकिन बराला परिवार की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। टोहाना से आशुतोष के साथ सतेंद्र चौहान, चंडीगढ़, आज तक। तो आपने देखा किस तरह से बीजेपी के नेताओं से लेकर पुलिस के अफसर तक बेशक इस मामले में बगैर किसी दबाव के इंसाफ करने की बात कर रहे हो, लेकिन हकीकत यही है कि अंदर खाने वर्णिका छेड़छाड़ मामले के आरोपियों को बचाने की पूरी कोशिश हो रही है। पुलिस एफआईआर की धारा बदलती है, आरोपियों की मेडिकल जांच के लिए खून के सैंपल नहीं लेती, और तो और बीजेपी के नेता चुपके से आरोपियों की जमानत भी ले लेते हैं। इस पीड़ित लड़की को जल्दी से जल्दी पूरा न्याय दिलवाएं। हम किसी के दबाव में आके या ऐसा कुछ तो नहीं कर रहे। चंडीगढ़ पुलिस के ये अफसर बेशक पहले दिन से लेकर आज तक इंसाफ की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हों, वर्णिका छेड़छाड़ मामले में बेशक कानून अपना काम करेगा वाला जुमला लगातार दोहरा रहे हों, लेकिन हकीकत के आईने में ये बातें कितनी खोखली, सतही और छिछली हैं, ये देखना जितना दिलचस्प है उतना ही अफसोसनाक भी। पर्दे के पीछे का खेल नंबर 1, मेडिकल रिपोर्ट। इस कड़ी में आइए सबसे पहले वर्णिका छेड़छाड़ मामले में गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों यानी विकास बराला और उसके दोस्त आशीष की ये मेडिकल रिपोर्ट देख लेते हैं। इस रिपोर्ट में गाड़ी चलाने वाले आशीष का जिक्र है और ये दस्तावेज अपने आप में चंडीगढ़ पुलिस की मुंह में कुछ दिल में कुछ और वाली हकीकत को बेनकाब करती है। इस मेडिकल रिपोर्ट में पुलिस ये तो लिखती है कि उन्होंने आरोपी को शराब पीकर गाड़ी चलाने और हल्ला गुल्ला करने के इल्जाम में पकड़ा है, साथ ही उसकी मेडिकल जांच करवाने की दरख्वास्त भी डॉक्टर से करती है, लेकिन डॉक्टर सिर्फ सांसों में शराब की बू आने की बात कहकर अपनी जिम्मेदारी से हाथ धो लेते हैं और अपनी भोली पुलिस भी इतने भर से संतुष्ट हो जाती है। जबकि पीड़ित लड़की वर्णिका की माने तो उस रात उसके साथ छेड़छाड़ और उसके अपहरण की कोशिश करने वाले दोनों ही लड़कों ने शराब पी रखी थी। ऐसे में अगर पुलिस ने फौरन दोनों के खून के नमूनों की जांच करवाई होती तो इस बात पर मुहर लग सकती थी और मुकदमा और भी मजबूत बन सकता था, लेकिन पुलिस ने ऐसा नहीं किया और इसकी वजह क्या हो सकती है ये समझना भी कोई बहुत मुश्किल नहीं है। हालांकि अब चंडीगढ़ पुलिस कह रही है कि आरोपियों ने उस रात अपने खून के नमूने देने से ही इनकार कर दिया था। इनको लॉ के बारे में बहुत अच्छी तरह से मालूम है, इसीलिए इन्होंने ड्यूटी डॉक्टर को अपने सैंपल देने से रिफ्यूज़ कर दिया, क्योंकि ये जानते हैं कि ये लॉ के तहत रिफ्यूज़ कर सकते हैं जी। लेकिन इस तरह के हालात में जब कोई अपने सैंपल्स देने से रिफ्यूज़ करता है तो ये बात इन्वेस्टिगेशन के दौरान और कोर्ट ट्रायल के दौरान उसके खिलाफ जाती है। वो तो मुझे बहुत बाद में पता चला था, मतलब मेरे को सिर्फ मेरे हिसाब से मुझे 2 लड़कों ने टेरराइज किया, उन्हें पुलिस ने पकड़ा और मैं और मेरे फादर गए और हमने उनके अगेंस्ट कंप्लेंट लिखा दी। मैं जब कंप्लेंट लिखा के आई तो मुझे उनके नाम भी नहीं पता थे और तो मतलब मेरी जो लड़ाई थी वो उन लड़कों के और उन जैसे और लड़कों के अगेंस्ट थी। पर्दे के पीछे का खेल नंबर 2, बीजेपी नेता ने ली जमानत। वैसे जिस मामले में सूबे की सत्ताधारी सियासी पार्टी के अध्यक्ष का बेटा ही मुलजिम हो, उस मामले में पुलिस तो क्या पूरे के पूरे सरकारी अमले और यहां तक कि पार्टी का रवैया भी बदल जाए तो इसमें क्या हैरानी। बीजेपी एक तरफ तो इस मामले से खुद को अलग बता रही है, वहीं दूसरी तरफ जब छेड़छाड़ और मैनोशी के आरोप में अध्यक्ष जी के साहबजादे पकड़े जाते हैं तो पुलिस पर दबाव बनाने से लेकर जमानत लेने के लिए भी बीजेपी के नेता ही थाने में हाजिर होते हैं। इंडिविजुअली कोई जाकर किसकी क्या जमानत देता है अपने व्यक्तिगत और पारिवारिक संबंधों के आधार वो उसको तय करना है, जहां तक मैं ऑफिशियली मत दे रहा हूं।
पर्दे के पीछे का खेल नंबर 3, हल्की धाराओं में थी एफआईआर। वैसे ये तो सिर्फ 2 पहलू हैं। मामले की एफआईआर में पुलिस का खेल पहले ही उजागर हो चुका है। आज तक के पास मौजूद एफआईआर की एक्सक्लूसिव कॉपी में